नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। साथियों, आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के MA इतिहास 2012 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग 2010, 2011, 2017 और 2016 के प्रश्न पत्र को हल कर चुके हैं और आज हम लोग 2012 के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के यानी कि 2012 के प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। यानी कि जो सिद्धार्थ था ये गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न स्थानों में से कहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पर कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर लुम्बिनी वन, यानी कि कपिलवस्तु के अंतर्गत जो लुम्बिनी वन आता था वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मूल बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। तो मूल बौद्ध ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि जो प्राकृत भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए और पाली भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो इसका सही उत्तर सारनाथ हो जाएगा और सारनाथ कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। निम्न जातियों में से किससे गौतम बुद्ध संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध शाक्यों से संबंधित थे, यानी कि इनके जो पिताजी थे वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। तो गौतम बुद्ध भी शाक्य से ही संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अभिधम पिटक में क्या है। तो अभिधम पिटक क्या है, त्रिपिटक कहे गए हैं बौद्ध धर्म में। तो अभिधम पिटक में बुद्ध का शिक्षा दर्शन है। क्या है अभिधम पिटक में, बुद्ध का शिक्षा दर्शन के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। और गौतम बुद्ध के धार्मिक वार्तालाप एवं उपदेश जो हैं ये सुत्त पिटक में हैं। बुद्ध के विभिन्न जन्मों से संबंधित जो कथाएं हैं वो जातक ग्रंथों में हैं। इसके बाद मठ के अनुशासन से संबंधित जो कुछ भी नियम वगैरह हैं वो हमें विनय पिटक से प्राप्त होते हैं और अभिधम पिटक से हमें बुद्ध के शिक्षा दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न क्या है, तृतीय बौद्ध संगीति द्वारा किस पिटक को सम्मिलित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभिधम पिटक। और ये तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कब हुई थी, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन प्रथम तीर्थंकर थे। यहाँ पर 4 तीर्थंकरों का नाम दिया गया है, इसमें से बताना है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था। तो इसका सही उत्तर आदिनाथ हो जाएगा, यानी कि जो ऋषभ देव थे उनका ही नाम आदिनाथ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कहाँ अंतिम ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध को जो अंतिम ज्ञान प्राप्त हुआ वो गया के निकट उरुवेला में हुआ। कहाँ पर गौतम बुद्ध को अंतिम ज्ञान की प्राप्ति हुई, गया के निकट उरुवेला में। अगला प्रश्न क्या है, किसके विशिष्ट दर्शन ने महायान संप्रदाय को जन्म दिया। तो इसका सही उत्तर नागार्जुन हो जाएगा, कि जो नागार्जुन ने विशिष्ट दर्शन का प्रतिपादन किया था उसने क्या किया कि महायान संप्रदाय जो कि बौद्ध धर्म का संप्रदाय है उसको जन्म दिया। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में निम्न में कौन सी प्रतिज्ञा महावीर द्वारा सम्मिलित की गई थी। तो इसका सही उत्तर ब्रह्मचर्य हो जाएगा, यानी कि अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह ये चारों को पार्श्वनाथ ने शामिल किया था और उसमें 5वां जो ब्रह्मचर्य को शामिल किया गया था वो महावीर के द्वारा शामिल किया गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका सही उत्तर पार्श्वनाथ हो जाएगा, यानी कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को स्वीकार किया था। तो इसका सही उत्तर जैन धर्म हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर बृहद्रथ हो जाएगा, कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, बृहद्रथ। और इसी का जो सेनापति था वो पुष्यमित्र शुंग था और उसने ही इसकी हत्या करके शुंग राजवंश की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर सोमदेव हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्यों के शासनकाल में सामान्यतया राजस्व था, यानी कि उपज का कितना प्रतिशत भाग राजस्व के रूप में मौर्यों के समय वसूला जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर तीसरा नंबर का हो जाएगा, यानी कि उपज का 1/6वां भाग था वो राजस्व के रूप में मौर्यों के समय में वसूला जाता था। मौर्य काल में भूमि का स्वामी कौन था? तो राज्य था, यानी कि जो भूमि थी वो राज्य के अंतर्गत आती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज, यानी कि जो मेगस्थनीज था वो सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। सांची का प्रसिद्ध स्तूप सबसे पहले निर्मित किया गया था, तो इसका सही उत्तर अशोक के शासनकाल में, यानी कि जो सांची का स्तूप निर्मित किया गया था वो सबसे पहले अशोक के शासनकाल में निर्मित किया गया था। निम्न में कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? तो अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? कुणाल था। किसके शासनकाल में भरहुत का महान बौद्ध स्तूप निर्मित हुआ? तो इसका सही उत्तर पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, यानी कि शुंग राजवंश के समय भरहुत का महान बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न इतिहासकारों में से किसने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है? तो इसका सही उत्तर B.A. स्मिथ हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? B.A. स्मिथ। स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्न गुप्त शासकों में से किसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था? तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही अपनी पुत्री प्रभावती का जो विवाह था वो वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने एक बार से अधिक अश्वमेध यज्ञ किया था? तो इसका सही उत्तर BHU के द्वारा कुमारगुप्त को माना गया है। क्या माना गया है? कुमारगुप्त को सही माना गया है। लेकिन एक यहाँ पर डाउट है, और डाउट ये है कि समुद्रगुप्त को अश्वमेध कर्ता की उपाधि दी गई है और ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने ही सर्वाधिक बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, हम बता दिए। अगला प्रश्न है, निम्न गुप्त शासकों में से किसका दूसरा नाम देवश्री था? तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम था वो क्या था? देवश्री, देवगुप्त, देवराज, परम भागवत, ये जितनी भी नाम थे ये सारे नाम चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए प्रयोग किए जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धर्मों में से गुप्त काल में किसका पुनरुत्थान हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भागवत धर्म। भागवत धर्म का जो पुनरुत्थान हुआ वो गुप्त काल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। गुप्त काल के सबसे महान साहित्यकार थे? तो इसका सही उत्तर कालिदास हो जाएगा, यानी कि जो कालिदास थे ये गुप्त काल के सबसे महान साहित्यकारों के रूप में गिने जाते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित चीनी तीर्थयात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फाहियान हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? फाहियान, जो कि चीन का रहने वाला था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हर्षचरित का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर बाणभट्ट हो जाएगा। जो बाणभट्ट हैं इन्होंने हर्षचरित को लिखा है। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कौन थी? तो हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो कहाँ पर थी? थानेश्वर में थी, और बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, और कन्नौज को लेकर ही त्रिपक्षीय संघर्ष किया गया था। और त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके मध्य हुआ था आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न चालुक्य शासकों में से किसने कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, यानी कि जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था इसने हर्षवर्धन को हराया था। और किस नदी के तट पर हराया था? अगर आप लोगों को पता है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक शासक था? तो इसका सही उत्तर दंती दुर्ग हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है, किसने चहमान राजधानी को सांभर से हटाकर अजमेर में स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर
अजय राज हो जाएगा। यानी अजय राज ने क्या किया कि अपनी राजधानी सांभर से हटाकर कहाँ पर स्थापित किया? अजमेर में। अगला प्रश्न है, पल्लवों द्वारा जिस भाषा को संरक्षण दिया गया था वह थी। तो पल्लवों ने संस्कृत को संरक्षण दिया। किस भाषा को संरक्षण दिया था? संस्कृत भाषा को दिया था। अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में वज्रयान संप्रदाय लोकप्रिय हुआ। ये जो वज्रयान संप्रदाय है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानिए। ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय है और यह संप्रदाय जादू टोना तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था और यह वर्तमान में तिब्बत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि पा चुका है। और बंगाल और बिहार में यह किसके समय में प्रसिद्ध हुआ? तो यह पाल वंश के संरक्षण में। तो इसका सही उत्तर प्रथम यानी कि जो पहला है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चोल शासकों द्वारा किस भाषा को संरक्षण दिया गया था? तो चोलों ने तमिल को संरक्षण दिया था। किसको संरक्षण दिया था? चोलों ने तमिल को। अगला प्रश्न क्या है, गढ़वाल राजवंश का शासक कौन था? यानी कि जो गढ़वाल राजवंश था उसका शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रदेव। यानी कि जो चंद्रदेव थे ये गढ़वाल राजवंश के प्रथम शासक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एलोरा में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था और उस राष्ट्रकूट राजा का नाम अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निम्न पाल शासकों में से किसने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर धर्मपाल हो जाएगा। यानी कि धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ लोगों का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है ये सही है और इसमें कश्मीर का इतिहास है। जयदेव ने गीत गोविंदम की रचना की, ये भी सही है। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी जिसको कि इरामावतारम भी कहा जाता था। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन जो चंद बरदाई हैं वो हमीर महाकाव्य नहीं लिखे हैं। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। तो जो तीसरा नंबर है यानी कि तीसरा नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के किस शत्रु को सिंधु नदी में डुबो दिया गया था? तो इसका सही उत्तर नसीरुद्दीन कुबाचा हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? नसीरुद्दीन कुबाचा को सिंधु नदी में डुबो दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो लाहौर थी। लाहौर क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर मोहम्मद गौरी। यानी कि पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। अगला प्रश्न क्या है, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे नामित किया था? तो इसका सही उत्तर राजिया हो जाएगा। यानी कि जो इसकी पुत्री थी उसको इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया? तो इसका सही उत्तर इल्तुतमिश हो जाएगा। यानी कि इल्तुतमिश के काल में ही कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो पूरा कराया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने भूराजस्व निर्धारण हेतु भूमि की पैमाइश कराई? तो इसका सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी होगा। क्या सही उत्तर होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने राज्य के विषय में उलेमाओं के अधिकारों को चुनौती दी? तो इसका भी सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही उलेमाओं को चुनौती दी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित सूफी संतों में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था? तो इसका सही उत्तर शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राजस्व दर कितनी थी? तो ये उपज का 1/2 भाग था। यानी कि 50%, उपज का 50%। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार अपने दरबार में नवरोज का त्यौहार मनाना शुरू किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नवरोज त्यौहार को अपने दरबार में सबसे पहले बलबन ने मनाना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत के प्रति नीति का मूल लक्ष्य क्या था? तो धन की लूट। यानी कि दक्षिण भारत में
कि जो इसकी नीति थी वो यही नीति थी कि ज़्यादा से ज़्यादा धन को हम इकट्ठा कर लें। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कमांडरों में से कौन मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया? तो इसका सही उत्तर जफर खां हो जाएगा, यानी कि जो जफर खां था वो मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई करते हुए मारा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दोआब के लोगों ने विद्रोह कर दिया था और इसका कारण क्या था? तो कर की वृद्धि, यानी कि दोआब क्षेत्र में जो कर की वृद्धि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी तो ये उसके विरोध का कारण बना। अगला प्रश्न है। मुस्लिम शासकों द्वारा जकात नामक कर मुसलमानों पर लगाया जाता था, तो इसका सही उत्तर दूसरे नंबर का हो जाएगा। और जजिया, जो जजिया कर था एक किसके ऊपर लगाया जाता था? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासनकाल में गैर इस्लामी करों को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर फिरोज शाह तुगलक होगा। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि जितने भी गैर इस्लामिक कर वसूले जाते थे उसको समाप्त कर दिया, जो कि 24 प्रकार के करों को समाप्त किया था। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के करों को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा थी, तो एक कांसे के सिक्के थे। कहीं कहीं तांबा और कांसा दोनों की जानकारी हमें मिलती है, लेकिन आपको सिर्फ कांसा ही मानना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है। दिल्ली के लोदी सुल्तान थे, तो सिंपल सी बात है, जो लोदी थे लोग अफ़गान के थे, यानी कि अफ़गानी थे दिल्ली के जितने भी लोदी सुल्तान थे। अगला प्रश्न है। निम्न लोदी सुल्तानों में से किस पर धार्मिक मामलों में धर्मांधता करने का आरोप है? तो इसका सही उत्तर सिकंदर लोदी हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने ही धर्मांधता किया था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित लोदी सुल्तानों में से कौन अपने अमीरों का सर्वाधिक सम्मान पाने में सफल रहा? तो इसका सही उत्तर बहलोल लोदी हो जाएगा। बहलोल लोदी को उसके अमीरों ने सबसे अधिक सम्मान प्रदान किया था। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अमीर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तो इसका सही उत्तर 1399। 1399 में अमीर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। बाबर ने गाजी की उपाधि कहाँ धारण की थी? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसने सरों को काटकर एक मीनार बनाई और वहाँ पर इसने गाजी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित हिंदू राजाओं में से कौन पानीपत के प्रथम युद्ध में एक विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ते हुए मारा गया? तो इसका सही उत्तर ग्वालियर के राजा विक्रमजीत हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी शेरशाह सूरी की अंतिम विजय थी? तो जो कलिंजर की विजय थी ये शेरशाह सूरी की अंतिम विजय थी और इसी विजय के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में राजस्व की दर थी, तो ये उपज का 1/3 भाग जो था वो राजस्व के रूप में शेरशाह के समय में वसूला जाता था। अगला प्रश्न है। अकबर पैदा हुआ था, अकबर कब पैदा हुआ था? तो अकबर की पैदाइश की जो तिथि है वो 1542 है, यानी कि 1542 में अकबर पैदा हुआ था। मेवाड़ ने मुग़लों की प्रभुसत्ता स्वीकार की थी, तो ये जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ ने मुग़लों की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली थी और ये समय था 1615 ईस्वी, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। अकबर ने दीन इलाही नामक एक अलग धर्म की स्थापना कब की? तो इसका सही उत्तर 1542 हो जाएगा, अब 82 हो जाएगा। कितना? 1582 ईस्वी में दीन इलाही, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुग़ल शासकों का मीर बख्शी प्रधान था, तो यह सैन्य संगठन का मीर बख्शी प्रधान होता था, यानी कि जो मीर बख्शी था ये सैन्य संगठन का प्रधान था। निम्नलिखित भाषाओं में से किसे महान मुग़लों ने सरकारी भाषा बनाया? तो फारसी को। फारसी को मुग़लों के द्वारा सरकारी भाषा बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था का संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर अकबर हो जाएगा। अकबर के द्वारा ही मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली का लाल किला बनवाया? तो इसका सही उत्तर शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा ही दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था।
अगला प्रश्न है, शिवाजी के अंतर्गत वित्त मंत्री को जाना जाता था तो अमात्य के रूप में, यानी कि शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था जिसको कि अष्टप्रधान कहा जाता था, उसमें जो वित्त मंत्री होता था उसको अमात्य के रूप में जाना जाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी, यानी कि बाबर की जो आत्मकथा है वो किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला अपनी उत्कृष्टता की सर्वोच्च सीमा पर पहुंच गई थी तो जहांगीर के समय, यानी कि जो जहांगीर, इसीलिए क्या कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन एक दीन इलाही का अनुयायी था? तो इसका सही उत्तर राजा बीरबल हो जाएगा। ये दीन इलाही स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न किलों में से किसको अकबर ने निर्मित नहीं करवाया था? तो जो दिल्ली का किला है इसका निर्माण अकबर ने नहीं कराया था। ये प्रश्न अब तक, यानी कि हम 2010, 11, 16 और 17 का प्रश्न पत्र हल करा चुके हैं और उतने में ही ये प्रश्न अब तक चौथी बार पूछा जा चुका है। तो इसीलिए जो पुराने साल के प्रश्न पत्र होते हैं हमारे आगामी, यानी कि हमारे प्रवेश परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हुमायूं नामा का लेखक जो था एक गुलबदन बेगम थी, यानी कि गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखा था। रज्मनामा एक अनुवाद था, तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था तो उसका नाम क्या रखा गया था? रज्मनामा, और इसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक किसका नाम था? रज्मनामा का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित मुगल सेनापतियों में से किसने 1665 ईस्वी में शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा जय सिंह। राजा जय सिंह ने ही शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी की राजधानी थी? तो जो रायगढ़ थी ये क्या थी? शिवाजी की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवध के शासकों में कौन 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर शुजा-उद-दौला हो जाएगा, क्योंकि उस समय अवध का शासक शुजा-उद-दौला ही था और मुगल शासक कौन था? शाह आलम था। तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष में वांडीवास का युद्ध हुआ था? तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशी शासकों में से किसे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसियों का सहयोग मिला? तो इसका सही उत्तर चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग हो जाएगा, यानी कि चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में सहयोग किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। लॉर्ड कर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भूस्वामित्व प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका जमींदारों को होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मैसूर पर अधिकार कर लिया था? यानी कि मैसूर पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद किसने अपना अधिकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? लॉर्ड वेलेस्ली। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो क्यों सम्मिलित किया था? तो अवध के ऊपर इसने कुशासन का आरोप लगा दिया था। तो इसका सही उत्तर पहले नंबर का हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने 1848-49 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ करने का बहाना बनाया? तो मुल्तान का जो गवर्नर मूल राज का विद्रोह हुआ था वो 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का कारण बना। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर शाह शुजा हो जाएगा, जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान के विरुद्ध निष्क्रियता की नीति का अनुसरण नहीं किया? तो इसका सही उत्तर लॉर्ड लिटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित स्थानों में से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो जो आगरा था वो 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन बहादुर शाह द्वितीय के अंतर्गत दिल्ली में सेना का कमांडर था? तो इसका सही उत्तर बख्त खां हो जाएगा, यानी कि जो बख्त खां था वो कमांडर था, क्या बोलते हैं, बहादुर शाह द्वितीय के सेना का। चलिए अगले प्रश्न है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार कर दिया है? तो इसका सही उत्तर आरसी मजूमदार हो जाएगा, यानी कि जो रमेश चंद्र मजूमदार हैं ये 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। और जो वीडी सावरकर हैं यानी कि विनायक दामोदर सावरकर हैं, ये 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को पहली बार वैधानिक बनाया गया तो लॉर्ड कैनिंग के समय, और समय क्या था? 1856 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का ब्राह्मण समाज का संस्थापक था? यानी भारत का ब्रह्म समाज, ये देखिए प्रश्न थोड़ा अजीब टाइप का है। क्या है कि भारत का ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? तो वैसे तो ब्रह्म समाज का जो संस्थापक थे वो तो राजा राम मोहन राय थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? तो कहीं कहीं हमें केशव चंद्र सेन के बारे में जानकारी मिलती है कि केशव चंद्र सेन जो थे वो भारत का ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। लेकिन अगर कहीं आपको पूछे कि भारत में ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो आपको राजा राम मोहन राय ही बताना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया? तो इसका ये उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रार्थना समाज का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, यानी कि जो आत्माराम पांडुरंग थे ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति थे? तो इसका सही उत्तर सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो दीनबंधु मित्र या दीनबंधु गुप्ता जो थे ये नील दर्पण नाटक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, धन निर्गमन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो इसका सही उत्तर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था ये कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तुहफत उल मुहाउद्दीन लिखा था? तो इसका सही उत्तर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न स्थानों में कहाँ भारत के सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर चेन्नई के निकट अड्यार में होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ? तो इसका सही उत्तर 1911 हो जाएगा, यानी कि 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में के निम्न प्रांतों में से किसे गदर पार्टी ने अपने सशस्त्र विद्रोह के लिए चुना था? तो इसका सही उत्तर पंजाब हो जाएगा, क्योंकि जो गदर पार्टी थी उसमें ज़्यादातर पंजाबी लोग ही शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन चटगांव शस्त्रागार लूट का नायक था? तो इसका सही उत्तर सूर्यसेन हो जाएगा, यानी कि जो सूर्यसेन थे ये चटगांव शस्त्रागार लूट के नायक थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न क्रांतिकारियों में से कौन मुठभेड़ में अंग्रेजों के द्वारा मारा गया? तो इसका सही उत्तर चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों के द्वारा इलाहाबाद में मार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उग्रवादी नहीं था? तो जो एमजी रनाडे यानी कि महादेव गोविंद रनाडे थे ये उग्रवादी नहीं थे। बाकी लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग जो थे ये लोग उग्रवादी थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। असहयोग आंदोलन को गांधी जी और कांग्रेस ने कब स्थगित कर दिया? तो इसका सही उत्तर 1922 में
असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। कब? तो चौरी चौरा की घटना के बाद से। अगले प्रश्न को देखते हैं। मोतीलाल नेहरू के साथ किसने स्वराज पार्टी का सह संस्थापक बनने के लिए कांग्रेस छोड़ी? तो चित्तरंजन दास हो जाएगा, CR दास ने। अगला प्रश्न है, इंडियन बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी और इस संगठन के संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को जालियांवाला बाग की दुखद घटना घटित हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ही 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। और ये प्रश्न क्या है कि इससे पहले भी पूछा जा चुका है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया? तो 1929 में ही, यानी कि लाहौर अधिवेशन में ही रावी नदी के तट पे क्या हुआ कि पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित हुआ? तो इसका सही उत्तर BR अम्बेडकर हो जाएगा। यानी कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, उन तीनों में BR अम्बेडकर शामिल हुए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर कैलाशनाथ कटाजू हो जाएगा। इनको अंतरिम सरकार में शामिल नहीं किया गया था। पुनर्जागरण काल यूरोपीय इतिहास के अनुसार था। तो 1350 से लेकर 1550 तक का जो समय था उसको पुनर्जागरण काल के नाम से जाना गया है यूरोपीय इतिहास में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन कवि नहीं था? तो जो सर्वेंटिस था एक कवि नहीं था, बाकी तीनों लोग कवि थे। द प्रिंस नामक प्रसिद्ध कृति किसने लिखी? तो ये मैकियावेली की प्रसिद्ध कृति है द प्रिंस। निम्नलिखित में से कौन इटली का नहीं था? यहाँ कुछ लेखकों का नाम दिया गया है, इसमें से इटली का कौन नहीं था? तो जो इरास्मस था वो इटली का नहीं था। अगला प्रश्न है, द लास्ट सपर प्रसिद्ध चित्रकारी थी? तो इसका सही उत्तर लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। मोनालिसा और द लास्ट सपर ये दोनों चित्रों के जो, यानी ये जो दोनों कृतियां हैं, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? लियोनार्डो दा विंची। निम्नलिखित में कौन मूर्तिकार नहीं था? तो जो राफेल था ये मूर्तिकार नहीं था, तो फिर ये क्या था? तो ये चित्रकार था। क्या था? चित्रकार। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना कब की गई? यानी कि जो द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर 1662 हो जाएगा। 1662 में द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना की गई थी। कहीं कहीं हमें ये भी जानकारी मिलती है कि 16 नवंबर 1660 में, लेकिन यहाँ पर ये तिथि नहीं दिया गया है, तो हम लोगों को 1662 ही मानना है। चलिए अगला प्रश्न है, टेटजल एजेंट था, ये पोप लियो 10 का एजेंट था। कौन? टेटजल। टेटजल जो था ये पोप लियो 10 का एजेंट था और ये क्या बोलते हैं, घोषणा पत्रों को बांटता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द रिलीजन लिखी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉल्विन ने। कॉल्विन ने ही द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द रिलीजन को लिखा था। जॉन कॉल्विन इनका पूरा नाम था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मार्टिन लूथर के नए धर्मशास्त्र को स्वीकार नहीं किया? तो जो सम्राट चार्ल्स पंचम था, ये मार्टिन लूथर के नए धर्मशास्त्र को स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है, जॉन कॉल्विन का जन्म कहाँ हुआ था? तो जॉन कॉल्विन का जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था? आप लोग को पता है तो बताइए हमें। जो जॉन कॉल्विन का जन्म हुआ था ये यहाँ पर फ्रांस के न्यून में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस के न्यून में जॉन कॉल्विन का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कुछ युग्म दिए गए हैं, इसमें से सही जो नहीं है उसको बताना है।
तो काउंसिल ऑफ ट्रेंट यानी कि जो ट्रेंट की सभा थी वो कैथोलिक धर्म सुधार की सभा थी, कैथोलिक धर्म से संबंधित है, तो ये सही है। जो इग्नेशियस लोयोला थे ये जेसुइट संघ से संबंधित है, ये भी सही है। इक्विजिशन जो था वो धार्मिक न्यायालय था, ये भी सही है। इसमें सुमेलित क्या नहीं है, तो जो चौथे नंबर का है 1530 की ऑक्सबर्ग की डायट रिफॉर्म्ड कन्फेशन को अंगीकृत किया गया था, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वेस्टफेलिया की संधि कब हुई, तो वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हुई थी। कब हुई थी, 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है हेनरी चतुर्थ का मुख्य यानी कि जो हेनरी चतुर्थ था उसका प्रमुख मंत्री कौन था, तो ड्यूक ऑफ सली जो था वो हेनरी चतुर्थ का प्रमुख मंत्री था। अगला प्रश्न है वर्साय के राजमहल को किसने निर्मित कराया, तो लुई 14वां ने ही वर्साय के राजमहल को निर्मित कराया था। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है, तो यह कथन लुई 14वें का है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पीटर महान ने अजो बंदरगाह को किस देश से छीना था, तो इसका सही उत्तर तुर्की हो जाएगा। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन कब स्थापित हुआ, यानी कि इसका सही उत्तर 1795 हो जाएगा। 1795 में फ्रांस में डायरेक्टरी शासन की स्थापना की गई। यूरोप के मानचित्र को लपेट कर रख दो, अगले 10 वर्षों तक इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह कथन किसका है, यह कथन छोटे पीट का है। निम्नलिखित देशों में किसने वियना कांग्रेस में भाग नहीं लिया, तो जो तुर्की था इसने वियना कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों की तरह राजा बनने की अपेक्षा मैं लकड़ी चीरना अधिक पसंद करूंगा, यह कथन चार्ल्स दशम का है। किसका कथन है, चार्ल्स दशम का यह कथन है। अगला प्रश्न है बिस्मार्क को कब पर्शिया का चांसलर नियुक्त किया गया, तो इसका सही उत्तर 1862 ईस्वी हो जाएगा। 1862 में बिस्मार्क को पर्शिया का जो चांसलर था वो नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, यानी कि जो पेरिस की संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब हुए, तो 1856 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। मुक्तिदाता जार के नाम से जार अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं निम्नलिखित संधियों में कौन सी संधि रूस जापान युद्ध के पश्चात हुई, तो इसका सही उत्तर पोर्ट्समाउथ की जो संधि थी ये रूस जापान युद्ध के बाद हुई थी। अगला प्रश्न है ननकिंग की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, तो 29 अगस्त 1842 ईस्वी को क्या हुआ था, ननकिंग की संधि हुई थी जो कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बर्लिन कांग्रेस में ईमानदार दलाल के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर बिस्मार्क हो जाएगा। यानी कि बिस्मार्क को बर्लिन कांग्रेस में ईमानदार दलाल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन 4 बड़ों में इटली का प्रतिनिधि नहीं था, तो जो ओरलैंडो था ये इटली का प्रतिनिधि नहीं था। अगला प्रश्न है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो कि 2012 के प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन फिलाडेल्फिया में मई 1775 में अमेरिका का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, तो इसका सही उत्तर जॉर्ज वाशिंगटन होगा जो बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति भी बना। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं और हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलता रहे और हम ऐसे ही मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।